अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लेक्चर 18 और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट एनालिसिस एंड एस्टिमेशन. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड प्रोडक्शन एनालिसिस एंड एस्टिमेशन और उसमें हमने ट्रेडिशनल प्रोडक्शन थ्योरी में देखा था लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस, law of diminishing returns और इसी तरह से returns to scale, and we have explained all these aspects or concepts in terms of quantities, that is physical quantities of inputs and outputs. Cost analysis is the monetary aspect of production theory. तो यहाँ पे जो unit होगा हमारा monetary unit होगा instead of physical units. आज जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर, उसमें सबसे पहले हम जो है बेसिकली हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कॉस्ट थ्योरी से रिलेटेड हैं और यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं कॉस्ट थ्योरी में. दैट इज़ वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सिमिलरली बिटवीन द historical cost and the current cost. और इसी तरह से जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और फिर इसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. First of all, we will distinguish between the terms explicit costs and the implicit cost. Explicit costs are the cash payments, cash costs हैं, और जो implicit costs हैं, these are non-cash costs. Explicit cost includes all the cost on raw materials, जो कि raw material को परचेज करने में कॉस्ट आई हैं, और इसी तरह से जो रेंटल प्राइस है कैपिटल की या बिल्डिंग के लिए, वो सब कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है, और जो लेबर को वेजेस दी जाती हैं वो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है. तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जिसको कैलकुलेट करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Implicit cost, on the other hand, can be considered as a hidden cost, or implicit cost, it is the value of all those inputs which are owned and used by the firm. यानी कि फर्म जो है वो उसको ओन कर रही है इन सारे इनपुट्स को. लाइक ओनर मैनेजर है, तो मैनेजर जो है, जो ओनर है, वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो फर्म में जो एंटरप्रेन्योर भी वही होगा. और इसके अलावा जो बिल्डिंग है वो भी फर्म की, अगर फर्म उसको ओन कर रही है और उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर रही है. सिमिलरली कैपिटल जो है, अगर फर्म जो है बजाय इसको बाहर से बोरो करने में, वो इसको अपना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर रही है. Now all these costs apparently ये लगता है कि ये इस पर फर्म का कोई जो कॉस्ट है नहीं आई, but these are not free of cost in the sense that buildings जो उसके पास है वो उसको रेंट आउट कर सकती है किसी और फर्म को, और इससे उसको रेंट जो है वो मिल सकता है. So that is the implicit cost of that building. जो फर्म खुद यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसी तरह से जो कैपिटल है जो फर्म वो दूसरों को दे सकती है उसको लोन पे, और उससे उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो अर्न कर सकती है. मैनेजर जो है वो अपनी सर्विसेज अगर किसी और फर्म के लिए जो है वो उसकी मैनेजमेंट करे, तो उसको एक अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज मिल सकता है, तो वो इसकी जो है ये भी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा. Implicit cost, as I said, is non-cash costs. So अक्सर ये होता है कि sometimes it is overlooked, कि इसको जो जब हम calculate करते हैं, it is much more difficult to compute as compared to the explicit cost. तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे cash payment जो है और cash cost नहीं है, तो इसके लिए इसको measure करने के लिए opportunity cost concept जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. Now, what is opportunity cost? As you can see the definition on the screen, this is the foregone value associated with current rather than next best use of an asset. इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर वो कुछ इनपुट्स जो हैं वो खुद ओन कर रही है और उनको यूज़ कर रही है अपने बिजनेस में, तो वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएंगे. Implicit cost or explicit cost, these are both included in economic cost, whereas in accounting cost only explicit cost is used. तो accounting cost और economic cost में जो फ़र्क है वो ये है कि accounting cost में सिर्फ explicit cost जो हैं वो आते हैं, जबकि economic cost जो है that includes both explicit cost and implicit cost. एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है यहाँ पे, इसको हम फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि इसको मेजर किस तरह से करना है.
जैसे मैंने पहले कहा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को मेजर करना इतना इजी नहीं है जितना कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे कैश कॉस्ट है और कैश एक्सपेंडिचर फर्म का इन्वॉल्व है और उसको ईजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए हम जो है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कुछ आपको एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझ आ सकते हैं। Assume that the firm has capital and equipment, कोई उसके पास equipment है जिससे कि वो produce कर सकती है product A and और product B. That is, these two are mutually exclusive events. Either the firm can produce product A or the firm can produce product B. दोनों को एक साथ जो है वो produce नहीं कर सकती. If firm chooses to produce product A, then it cannot produce product B. So this means the cost of producing product A must include जो उसने product B को forego किया है, that is product B को वो इसलिए produce नहीं कर सकते because the equipment is tied up in manufacturing product A. So product A की जब cost calculate होगी तो उसमें product B को जो है अगर प्रोडक्ट बी बनाई जाती तो उससे जो प्रॉफिट आता वो जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इसको हम इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट में फिर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं सिल्वर और गोल्ड, दीज आर प्रेशियस मेटल्स और ये ज़्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं और लेकिन ये कि प्लायबल हैं, इनको जो है मोल्ड किया जा सकता है। As such they make an excellent material for dental filling और ये काफ़ी extensively dental filling में यूज़ होते हैं। But sometimes gold and silver prices shoots up, जैसे कि 1970s में गोल्ड प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी, तो उस सूरत में जो इसके सब्सटीट्यूट्स थे डेंटल फिलिंग के, दैट इज़ सिरेमिक और प्लास्टिक जो है वो यूज़ किए जाते थे। फिर जब गोल्ड प्राइसेस दोबारा स्टेबलाइज हुई तो फिर से ही जो डेंटल फिलिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करने का जो था इस्तेमाल करना शुरू हुए। बट इन दिस केस द डेंटल कस्टमर्स दे हैव टू पे द प्राइस for this dental filling which is competitive with the price that the jewelry customers are willing to pay. तो इस तरह से जब इसके ज़्यादा एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पे भी जो अल्टरनेटिव कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से हम इसमें जो है डिप्रिसिएशन के लिए भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आप अस्यूम करें कि एक जो फर्म है उसने एक मशीन जो है वो परचेज़ की है एंड लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 10 years एंड सपोज द प्राइस ऑफ द मशीन इज़ $1,000। तो जो अकाउंटेंट है वो इसके लिए डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ करेगा, दैट इज़ $100 पर ईयर। तो जिसका मतलब ये है कि आफ्टर 10 years द मशीन विल बी फुली कम्प्लीटली डिप्रिसिएटेड। लेकिन यहाँ पे हम अस्यूम करते हैं कि आफ्टर 10 years द मशीन कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर अनदर ईयर and if the firm sells this machine in the market it can fetch the price of let's say $150। तो इसका मतलब है कि इस मशीन को यूज़ करने की अब जो कॉस्ट है that is $150, बट फ्रॉम एन अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसकी जो कॉस्ट अब मशीन की 11th ईयर में है that is $0। लेकिन जो फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको कैलकुलेट करेगा कि क्योंकि फर्म जो है इट कैन सेल द मशीन for $150, therefore the cost जो उसको यूज़ करने की कॉस्ट है that is $150 and it's not $0। so यहाँ पे अकाउंटिंग कॉस्ट जो है और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और अगर जो है इनकरेक्टली यहाँ पे फर्म जो है वो अकाउंटिंग जो कॉस्ट है उसको फॉलो करेगी तो उसमें मैनेजरियल जो डिसीजंस हैं वो उसमें मिस्टेक हो जाएगी और गलत हो जाएगा और सारा जो बिज़नेस का जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो कॉस्ट और रेवेन्यू का एनालिसिस है उसमें गलती का एहतमाल है। तो मैनेजरियल डिसीजन जो है उसमें गलती हो जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट और जो अकाउंटिंग कॉस्ट है उसमें डिफरेंस है। अकाउंटिंग कॉस्ट जो है बेसिकली दैट इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, तो जो टैक्स के पर्पसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बेसिकली इंटरेस्टेड हैं वी आर इंटरेस्टेड इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो उसमें जो है इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो मैटर करती है और जो डिसीजंस हैं वो इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर बेस होने चाहिए।
Accounting cost is also called historical cost. अब हम जो है difference देखेंगे, we have to distinguish between the historical cost and the current cost. Current cost is the amount that must be paid under prevailing market conditions. तो current cost जो है, it is influenced by the number of buyers and sellers, technology and rate of inflation. The difference between current cost and the historical cost, if the firm has recently purchased raw material or an equipment, then the current cost and the historical cost are almost the same. But if the raw materials or the equipment जो आपने ख़रीदा है फर्म ने वो कुछ साल पहले ख़रीदा है, तो current cost जो है वो टिपिकली करंट कॉस्ट एक्सीड्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट. इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक प्लॉट जो है वो 5 साल पहले ख़रीदा है तो उसकी प्राइस में और जो आज उसकी प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो इस तरह से जो करंट कॉस्ट है और हिस्टोरिकल कॉस्ट उसमें डिफरेंस होता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो है वो करंट कॉस्ट से कम होती है. सो करंट कॉस्ट एक्सीड्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट टिपिकली. लेकिन अगर हम बिल्कुल रीसेंट पास्ट की बात करते हैं तो इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो करंट कॉस्ट की निस्बत बहुत कम होती है. पर ये this is not always the case. For instance, we can see that in high-tech industries, the advancement in technology overcomes this rate of inflation. Inflation को वो overcome कर सकते हैं, और इसके लिए हम देख सकते हैं we can look at the prices of the computers, desktops, laptops. आज से 10 साल पहले उनकी prices जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और आज technology में improvement और advancement की वजह से that is both because of the product innovation and process innovation, there is a large difference between the current cost and the historical cost. और इसमें उलट है, यहाँ पे historical cost जो है वो current cost से बहुत ज़्यादा है, और इस cost को हम जो है replacement cost भी कहते हैं. And replacement cost can be defined as it is the expense of replacing productive capacity using current technology. सो इसमें जो डिफरेंस करंट कॉस्ट और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट का डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी की वजह से है. जैसे हम सेल फ़ोन की एग्जांपल ले सकते हैं. आज से 10 to 15 इयर्स बैक सेल फ़ोन जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन अब इस वक्त कट थ्रोट जो है कंपटीशन है. बहुत सारी फर्म्स हैं मार्केट में, जैसे कि एलजी है, नोकिया है, सैमसंग है, सोनी एरिक्सन है. तो ये डे टू डे इनके जो हैं मॉडल चेंज होते हैं और इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है और बहुत जल्दी वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं. तो इसमें जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो करंट कॉस्ट उसमें जो है वो बल्कि कम होती है और हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है. तो उसको फिर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, जो कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो इसमें डिफरेंस आया है. नेक्स्ट हम इसमें कंसिडर करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट जैसे कि आप जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू अ 1 unit change in output. But as far as incremental cost is concerned, it is a broader concept in the sense that it is a rise in the cost. Cost जो है वो increase हुई है यहाँ पर due to particular managerial decisions. So this means that we can define the incremental cost as the change in cost which is due to a particular implementation of the particular decision making. So this is caused by, this means that incremental cost is caused by a given managerial decisions. तो इसमें जो भी मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं. द मैनेजर और द फर्म कैन डिसाइड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट लाइन और लॉन्च अ न्यू प्रमोशन कैंपेन, और इसी तरह से वो शिफ्ट में चेंज कर सकते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर सकते हैं. ये सब मैनेजरियल डिसीजंस हैं, और ये सब जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं ये अफेक्ट करते हैं कॉस्ट को. तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट. जबकि मार्जिनल कॉस्ट जो है that occurs because of a 1 unit change in output, that is associated with a 1 unit change in output, marginal cost, and the incremental cost is caused by the implementation of a particular managerial decision.
अब इसी से रिलेटेड जो है वो एक और टाइप की कॉस्ट है विच इज़ कॉल्ड संक कॉस्ट. That is inherent in the concept of incremental cost is the concept of sunk cost. इसके लिए हम एग्जाम्पल जो है संक कॉस्ट में ये है कि जो भी मैनेजरियल डिसीजन होगा उससे वो अफेक्ट नहीं होगी, इसलिए उसको इररेलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड संक कॉस्ट. For example, firm is offered land for a new factory and the cost of the land is $50,000 और इसके लिए फर्म जो है एक टोकन मनी $5,000 जो है वो पे कर देती है. Meanwhile, another piece of land is offered to the firm which is equally attractive and its cost is $40,000. तो इसमें फर्म what should the firm do now? फर्म जो है उसका जो डिसीजन होगा वो क्या होना चाहिए. उसने $5,000 जो हैं लैंड ए के लिए पे कर दिए हुए हैं. अब जो नई लैंड उसको ऑफर हुई है विच इज़ लैंड बी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो उससे $10,000, $50,000 जो है लैंड ए की प्राइस है और जो लैंड बी है उसकी $40,000 है. तो इसमें $10,000 का डिफरेंस है, जबकि $5,000 फर्म जो है वो ऑलरेडी पे कर चुकी है. तो इस सूरत में जो $5,000 है दैट विल बी कंसिडर्ड अ संक कॉस्ट. वो उसका जो पैसा था फर्म का वो अब वापस नहीं आ सकता, इन द सेंस कि अगर फर्म को अभी सही डिसीजन लेना है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो फर्म की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो भी है अब फर्म उस बेस पे अपना डिसीजन जो है वो नहीं करेगी और इसके लिए वो इन दोनों लैंड्स की प्राइसेस को अगर कंसिडर करेगी तो ऑब्वियसली फर्म जो है लैंड बी को सिलेक्ट करेगी. तो इस सूरत में हम वो जो $5,000 फर्म ने पे किए थे वो हम उसको संक कॉस्ट कहते हैं. सो संक कॉस्ट इज इररेलेवेंट और इरिवर्सिबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इररेलेवेंट कॉस्ट एंड इट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंस इनकर्ड प्रीवियसली. दैट इज संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट टू प्रेजेंट डिसीजंस. जो अभी फर्म ने प्रेजेंट डिसीजन लेना है उसमें जो ये संक कॉस्ट है ये इररेलेवेंट हो जाती है, तो इसलिए इसको संक कॉस्ट या इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं. जबकि रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो होती है जो हमने पहले आपको बताया, जिसमें कि हमने उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ रिलेट किया था. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट फंक्शंस, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉस्ट फंक्शंस जो हैं बेसिकली वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस हैं और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस हैं. शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस, जैसे कि हमने ये टर्म्स जो हैं पहले भी प्रोडक्शन थ्योरी में भी इसको इस्तेमाल किया था और थ्रू आउट हमने इकोनॉमिक एनालिसिस में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को कंसिडर किया है. As far as the production theory and the cost theory is concerned, in the context of production theory and cost theory, we can say that short run indicates that at least one of the inputs is fixed input. और वहाँ पे हमने प्रोडक्शन एनालिसिस में जो था कैपिटल को फिक्स रखा था और लेबर को जो है वो हमने वेरिएबल इनपुट के तौर पर एक्सप्लेन किया था. लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि हम लेबर जो है उसको फिक्स रखें और कैपिटल को वेरिएबल रखें, लेकिन ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर. बट नॉर्मली ये है कि जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो वी कीप कैपिटल एज अ कांस्टेंट इनपुट और जो वेरिएबल इनपुट है वो हम लेबर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे इनपुट्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. So short run, basically the difference between short run and the long run is the same that we have already discussed. कि long run में there is no fixed input. All the variables, all the inputs are variable, and the firm is completely flexible as far as the availability of inputs is concerned. तो long run में जो सब inputs हैं वो variable हो जाते हैं. और शॉर्ट रन में हमने जैसे कि कहा है कि देयर इज़ एटलीस्ट वन इनपुट विच इज़ फिक्स्ड. अभी इसी पे बेस करते हुए बेस्ड ऑन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन डेफिनेशन वी कैन डिफाइन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट्स. तो वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो जो है लॉन्ग रन कॉस्ट हैं और फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली दे आर शॉर्ट रन कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि हमने कहा कि वो उस पे जो है एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से आएंगे, इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो इंक्लूड्स द डिप्रिसिएशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इसी तरह से जो रेंटल प्राइस है कैपिटल की, बिल्डिंग की और प्रॉपर्टी टैक्सेस, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कॉस्ट्स.
اور اس کے علاوہ اس میں فکسڈ کاسٹ میں سیلریز جو ہیں ٹاپ مینجمنٹ کی سیلریز جو کہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں دیز آر آلسو انکلوڈیڈ ان فکسڈ کاسٹس. کیونکہ کانٹریکٹ پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی ٹاپ مینجمنٹ ان کی ویسے بھی جو ہے سیلری پیکیج جو ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ وہ کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں اس لیے فرم اگر کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہی ہے تو اس کی یہ کاسٹ جو ہے ان کو کانٹریکٹ پہ کیونکہ ہے تو ان کو پے کرنا ہوگا. اس کے برعکس جو ویریبل کاسٹ ہیں ویریبل کاسٹ انکلوڈس جو ویجز ہیں سم لیبر کاسٹ ہے اینڈ سملرلی را مٹیریلس پہ جو ایکسپینسز ہیں دیز آر انکلوڈیڈ ان دا ویریبل کاسٹ. سملرلی جو ڈپریسیشن کاسٹ ہے وچ از ایسوسیٹیڈ ود دا یوز آف اکوپمنٹ دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ ہیئر ان دا ویریبل کاسٹ اور سیلس کمیشن وغیرہ یہ سب جو ہیں ویریبل کاسٹ میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو ویریبل کاسٹ ہے لانگ رن میں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں آل کاسٹ آر ویریبل سارے جو ان پٹس ہیں وہ آپ کے ویریبل ہیں تو اس میں ساری اس صورت میں لانگ رن میں دیر از نو فکسڈ کاسٹ. شارٹ رن میں شارٹ رن کاسٹ جو اگر ہم کاسٹ فنکشنز کی بات کریں گے یا کاسٹ کروز کی جیومیٹریکلی بات کریں گے دیز آر انفلوئنسڈ بوتھ بائی دا فکسڈ کاسٹ اینڈ دا ویریبل کاسٹس. اب شارٹ رن کاسٹ کروز کو جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹوٹل کاسٹ سے اور ایوریج کاسٹ جو ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. فرسٹ آف آل شارٹ رن کاسٹ کیٹیگریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کاسٹ اینڈ وی ہیو سیڈ دیٹ ٹوٹل کاسٹ انکلوڈس بوتھ دا فکسڈ کاسٹ اینڈ دا ویریبل کاسٹ. سو وی کین سی دیٹ ان ایکویژن فارم ہم لکھ سکتے ہیں ٹوٹل کاسٹ کو اگر ہم ٹی سی سے کہہ رہے ہیں جو ڈینوٹ کر رہے ہیں اینڈ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ از ڈینوٹیڈ بائی ٹی ایف سی, total variable cost is denoted by TVC and the amount of output produced is denoted by Q. So you can see on screen that total cost it can be written as a sum of total fixed cost and total variable cost. Whereas total fixed cost جو ہے اس کو اگر ہم Q سے ڈیوائڈ کریں گے we get what? We get the average variable cost. So average variable cost is equal to total fixed cost divided by Q which is the Q کیا ہے Q is the units of output جو پروڈیوس کیے ہیں فرم نے اور ایوریج فکسڈ کاسٹ جو ہے اس کو دیٹ از اکول ٹو ٹوٹل فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی Q دیٹ از TFC ڈیوائڈیڈ بائی Q. ایوریج ٹوٹل کاسٹ جس کو نارملی ہم ایوریج ٹوٹل کاسٹ جو ہے اس سے ڈینوٹ نہیں کرتے ہم سمپلی AC لکھتے ہیں دیٹ از ایوریج کاسٹ وچ از اینڈ اٹ از انڈرسٹوڈ دیٹ وی آر ریفرنگ ٹو ایوریج کاسٹ. ہم بجائے ایوریج ٹوٹل کاسٹ کہنے کے نارملی اس کو جو ہے ایوریج کاسٹ ہی کہتے ہیں اینڈ دس از ایکول ٹو ایوریج ٹوٹل کاسٹ اور سمپلی ایوریج کاسٹ از ایکول ٹو ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی Q. اور اس کو کیونکہ ہم نے کہا تھا ٹوٹل کاسٹ از دا سم آف ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اینڈ ٹوٹل ویریبل کاسٹ دیئر فور average cost can also be expressed as the sum of average fixed cost and average variable cost. اور سب سے آخر میں یہاں پہ marginal cost which we have already said that it is associated, this rise in cost is associated with a 1 unit change in output. So this can be expressed as delta TC by delta Q or in terms of calculus it can be expressed as curly TC by curly Q. That is differentiating the total cost curve with respect to Q اور curly by curly Q of total cost is the marginal cost. So marginal cost جو ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ کافی دفعہ بتایا ہے کہ مارجنل فنکشن جو بھی ہے وہ ٹوٹل فنکشن کا سلوپ فنکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ جب ہم ٹوٹل کاسٹ کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو Q we will get marginal cost which is the slope of the total cost. Geometrically اس کو ہم بعد میں ابھی دیکھیں گے. Short run cost relations, as we can see the definition on screen, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں that short run cost relations or short run cost curves show minimum cost impact of output changes for a specific plant size and in a given operating environment. Such curves reflect the least cost input combination for producing a fixed level of output. یہ جو بات تھی یہ ہم نے پروڈکشن تھیوری کو جب ڈسکس کیا تھا دیر وی ہیو سین دیٹ وی ہیو ٹو مینیمائز دا کاسٹ سبجیکٹ ٹو اے گیون لیول آف آؤٹ پٹ. سو ہیئر وی کین سی دیٹ دا آپریٹنگ جو کنڈیشنس ہیں یہاں پہ جو ہم نے ابھی کہا کہ یہاں پہ آپریٹنگ جو کنڈیشنس ہیں جو مارکیٹ کنڈیشنس ہیں وہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کانسٹنٹ ہیں جیسے کہ ویج ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے دیز آر اسیوم ٹو بی کانسٹنٹ.
If there is a general rise in the wage rate, then the cost curve will shift upwards. और इसी तरह से if there is a general fall in the wage rate, the cost curve will shift downwards. But this shifts in the this upward shift and the downward shift in the cost curve should not be confused with a movement along a cost curve, which is a result of change in output. तो इसमें जब operating conditions जो हैं वो हमारी environment जो है वो जब change होगा तो इसमें shift आ सकता है. Total cost में भी average cost curve जो हैं वो shift upward shift कर जाएंगे, लेकिन अगर fall हुई है wages में for instance तो फिर जो ये cost curves हैं ये downward shift इनमें आएगी. लेकिन इस शिफ्ट को हमें जो है इसके साथ जो हमारी मूवमेंट अलोंग द सेम कॉस्ट कर्व है उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो किस लिए होती है, किस वजह से होती है, वो आउटपुट में जब चेंजेस आती हैं तो उस वजह से होती है. यहाँ पे नेक्स्ट आप स्क्रीन पे जो है टोटल कॉस्ट कर्व्स देख सकते हैं और इसके साथ जो यूनिट कॉस्ट हैं वो बॉटम जो पैनल है उसमें देख सकते हैं. Now if we look at the screen we can see that upper panel जो है उसमें total variable cost जो है वो शो किए हैं, और जो lower panel है उसमें आप देख सकते हैं average cost, average variable cost और marginal cost, और इसके अलावा average fixed cost. As you can see, the average fixed cost is continuously declining as output rises, and the other two average cost categories, that is average cost and average variable cost curves, they are also both declining as long as marginal cost is less than them. लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं कि marginal cost जो है यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्ट रन में टारगेट आउटपुट है दैट इज 0 to Q1. तो टारगेट आउटपुट यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल जो है Q1 है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि marginal cost जो है दैट टर्न्स अप एंड देन इट कट्स both the average variable cost and the average cost at their minimum points. तो यहाँ पे इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है जब ये सब कर्व्स जो हैं राइज कर रहे हैं, वंस द मार्जिनल कॉस्ट is equal to the minimum points of the average variable cost and the average cost, it cuts the minimum points of average variable cost and average cost from below. और इसके बाद आप देख सकते हैं कि marginal cost is above the average variable cost and average cost. So यहाँ पे ये जो marginal cost है इसके बाद इनसे जो है वो exceed कर जाता है. इसको हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले अगर हम टॉप पैनल को देखते हैं तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट को अगर आप देखेंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इफ वी लुक एट दीज टू कर्व्स वी कैन सी दैट द slope and the shape of the total variable cost is exactly the same as the slope and shape of the total cost. So टोटल कॉस्ट की जो शेप है वो entirely it depends on the shape of the total variable cost. As far as the fixed cost is concerned, that is simply उसको अगर हम ऐड करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, उसमें जो टोटल कॉस्ट है वो हायर लेवल पे आप देख सकते हैं. और यहाँ पे डायग्राम में फिगर में आप देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से शो करने के लिए हमने उसको शेड किया हुआ है इस एरिया को. तो जो शेडेड एरिया है दैट इज रिफ्लेक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट, which means that the vertical distance between the total variable cost and the total cost is the fixed cost. और इसको हमने जो है हाईलाइट किया है, जो ब्रैकेट्स भी आप देख सकते हैं कि जो स्मॉलर ब्रैकेट है राइट साइड पे दैट इज शोइंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड द लार्ज ब्रैकेट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है. सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे कर्व में देख सकते हैं. जो कर्व है टोटल कॉस्ट का दैट इज अबव द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट लेट्स से इज 60 million रुपीज़, तो उसमें हम 60 million रुपीज़ हम वेरिएबल कॉस्ट में जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है दैट विल शिफ्ट हायर. तो उसका लेवल जो होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से उतना ही ऊपर आ जाएगा जितनी के दिस विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट्स. तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने शो किया है यहाँ पे, जिसको हमने एरिया जो है वो शेडेड शो किया है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग द फिक्स्ड कॉस्ट्स. इसके बाद लोअर पैनल पे अगर आप देखते हैं दैट इज़ द यूनिट कॉस्ट, तो वहाँ पे भी हमने ये कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं टोटल कॉस्ट को. लेकिन इससे पहले जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है उसकी शेप जो है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट विच वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड व्हाइल डिस्कसिंग प्रोडक्शन एनालिसिस.
तो marginal productivity of the variable factor, there we have assumed that the only variable factor is, let's say, labor. Then we have to consider here the marginal productivity of labor. तो यहाँ पे जो इसकी shape है, as you can see that the shape of both the total cost and the total variable cost is the same, और उनकी slopes जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, identical हैं. First they are increasing at a decreasing rate, और इसके बाद आप देख सकते हैं first they are increasing at a decreasing rate that is in the range of 0 to Q1, और इसके बाद after that, after Q1 they start increasing at increasing rate. वहाँ पे हमने प्रोडक्शन एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट, दैट इज लेट्स से लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, फर्स्ट इट राइजेस एंड अचीव अ मैक्सिमम पॉइंट, और इसके बाद ये जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देती है. और इसी को जो है यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, विच इज़ वन ऑफ द बेसिक और द फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक थियरी, उसको हमने उसके साथ इसको एक्सप्लेन किया था. That is return to a factor which is variable. और इसमें फिर जो इसकी shape है total cost की और total variable cost की, that is reflecting the law of diminishing returns, और जो हमने आपको अभी बताया है that it depends on the marginal productivity of the variable factor. And if your variable factor is labor, then in that case we have to relate it to the marginal productivity or marginal product of labor. Similarly, the cost curves, that is the unit cost curve, they can also be related to the marginal productivity of the variable factor. हम आपको यहाँ पे एक next slide में दिखाते हैं. First, we would like to show the relation between the unit cost themselves, that is the marginal cost and the average cost. Marginal cost, जैसे कि आप देख रहे हैं कि average cost is declining and marginal cost is also declining, but marginal cost is below the average cost. Then at some point, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि if the target output level here is Q1, marginal cost जो है वो rise करना शुरू कर देता है and it cuts the average cost from below. So in this case, to compare the slopes or the shapes of the average cost and the marginal cost, we have to consider the slope of the average cost function. What is the slope of the average cost function? कैसे हमें मालूम होगी इसकी स्लोप? Obviously by differentiating the average cost function, assuming that total cost function is given as CQ. Then what will be the average cost? We have said that average cost is simply total cost divided by Q. So फिर हमारे पास यहाँ पर average cost क्या होगा? CQ by Q. Since it's a ratio of two functions, therefore we have to use the quotient rule of derivatives. और इसमें जो हम quotient rule है जब हम use करेंगे, then we can that is we have to differentiate the average cost function here with respect to Q, and the result that we get, you can see this on screen. When we differentiate the average cost function, that is we find d by dq of CQ by Q, and using the quotient rule of derivatives we can see the result here, C prime Q multiplied by Q minus CQ multiplied by d by dq, which is equal to 1, और डिनोमिनेटर पे हमारे पास है q. अगर हम q को फैक्टर आउट कर लें, so that the result is, in the next step you can see it is 1 by q multiplied by, in the brackets you can see C prime q minus CQ by Q. Now what is C prime Q? C prime Q is the derivative of the total cost, and that is marginal cost. Okay, और जो CQ by Q है वो अभी हमने कहा था that is the average cost. So this means that the expression within the bracket is marginal cost minus average cost. Therefore we can say that for positive level of output, that is for Q greater than 0, d by dq of CQ by Q, that is the derivative or the slope of the average cost function, is greater than 0, that is it is positive, it is rising when marginal cost is greater than average cost, and the slope of the average cost is equal to 0 when marginal cost is exactly equal to the average cost. That is the point where marginal cost cuts the average cost from below, और इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल हैं, सो दैट एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0.
because marginal cost minus average cost is exactly it is equal to 0, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस point पर marginal cost is exactly equal to the average cost. So mathematically जो है इनकी जो स्लोप्स हैं उनको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज लेस देन 0, दैट इज इट इज नेगेटिव, एंड इट इज ये इसका कौन सा पोर्शन होगा जहाँ पे ये डिक्लाइन कर रहा है शुरू में, जैसे कि हमने कहा दैट ऑल द कॉस्ट कर्व्स आर द यूनिट कॉस्ट कर्व्स आर फॉलिंग. जहाँ पे ये फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप जो है वहाँ पे नेगेटिव है, एंड दिस विल बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ marginal cost is less than average cost. So in that case यहाँ पे जो portion हमने जो इनका declining portion है वहाँ पे हमने mathematically show किया है कि average cost function की slope जो है वो negative होगी, that is it will be declining and when it is declining marginal cost lies below the average cost. So यहाँ पे हमने जो इनकी slope और shape है उसको mathematically define किया है कि marginal जो स्लोप एवरेज कॉस्ट फंक्शन की है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और लेस देन एवरेज कॉस्ट. Just now we have said that the shape of the total cost and the total variable cost depends on the marginal productivity of the variable input, और हमने variable input assume किया labor. इसी तरह से यूनिट कॉस्ट जो हैं दैट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, देयर शेप आल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट. ये आप नेक्स्ट स्क्रीन में हम आपको ये दिखाते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, and total variable cost is equal to WL. We are assuming that variable जो input है यहाँ पे labor है, तो variable input जो है उसका जो expenditure है that is equal to WL, that is the wage rate multiplied by the number of units of labor used. तो इस तरह से ABC जो है that is average variable cost, that can be written since it is equal to total variable cost divided by Q, so that we can write average variable cost is equal to WL by Q. Now dividing both the numerator and the denominator by L, what we get WL by Q, और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे L से तो हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा W और डिनोमिनेटर में होगा Q by L. Now what is Q by L? Q by L is the average product of labor. So that we have this ratio W by average product of labor. Now we have seen in production theory हमने देखा था कि average product of labor normally it first rises और इसके बाद इसका एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है and then it start declining. तो जब ये राइज कर रहा है ये जो कॉरस्पॉन्ड करेगा एवरेज कॉस्ट के साथ, तो वहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा होगा जबकि मार्जिनल जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो राइज कर रही है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे होता है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉइंट पे होता है, एंड व्हेन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स rising. This is how the U shape of the average cost curve can be explained. So the U shape of the average cost curve is it can be explained in terms of average product of labor, which is assumed to be यहाँ पे labor जो है हमने assume किया है that is the only variable factor. तो अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है उसकी भी हम बात करेंगे जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं. तो आपने देखा कि जो यू शेप है द टिपिकल यू शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व दैट इज ड्यू टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट थ्योरी एंड द कॉस्ट थ्योरी. नेक्स्ट हम जो देखते हैं नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द यू शेप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट. एज आई सेड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट, सो दैट मैथमेटिकली यू कैन राइट delta TC by delta Q or delta TVC by delta Q, and we have seen that TVC, that is total variable cost जो है that was equal to WL, जिसको हम लिख सकते हैं W delta L by delta Q. अब अगर हम दोनों जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको डेल्टा L से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है that is equal to W by marginal product of labor, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल विच इज़ व्हाट, विच इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर.
So that now we can see that marginal cost is equal to W by marginal product of labor. So इसको again इसकी जो U shape है उसको भी हम explain कर सकते हैं that we have seen that marginal product of labor typically it first rises और इसके बाद ये maximum point इसका आता है और फिर ये then it starts declining. तो जब ये राइज कर रही होती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रहा होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आता है और इसके बाद देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. जब ये इसका मतलब ये है कि जो राइजिंग पोर्शन है मार्जिनल कॉस्ट का दैट इज रिफ्लेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. So the U shape of the marginal cost, average variable cost and average cost is related to the marginal productivity of the variable factor. और अभी हमने आपको जैसे दिखाया है स्क्रीन पर कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हमने रिलेट किया था दैट इज़ इक्वल टू W बाय एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. और सिंस हम ये कह रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो यू शेप है उसको हमने एक्सप्लेन किया है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो इसी तरह से एवरेज कॉस्ट जो है उसकी यू शेप को भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और इसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट को जो है उसको देखा और उसकी यू शेप जो है वो आपको एक्सप्लेन की है एंड वी हैव सीन दैट इट अगेन डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. Next we are going to consider the long run cost curves. Long run cost curves show minimum total cost in an ideal environment. जैसे कि पहले भी हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के लिए ये भी कहा कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके जो है वो शो करता है. अब लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में लॉन्ग रन में हमने आपसे कहा था कि सब जो इनपुट्स हैं दे आर वेरिएबल. सो इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट. इन द लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें जो लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व्स हैं इसमें भी इसी तरह जैसे हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में कहा था कि जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता. दैट इज़ वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल दीज फैक्टर्स आर फिक्स्ड. So if there is a change in these factors, for instance जैसे हमने वेज रेट की बात की थी तो इसी तरह से लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो हैं वो भी अपवर्ड शिफ्ट उनमें आ सकता है या डाउनवर्ड शिफ्ट्स आ सकता है. बट अगेन यहाँ पे भी वी शुड नॉट कंफ्यूज दीज अपवर्ड शिफ्ट्स एंड द डाउनवर्ड शिफ्ट्स विद द मूवमेंट अलोंग कॉस्ट कर्व. यहाँ पे जाहिर है कि हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं. एज फार एज द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आर कंसर्न मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको देखें द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आर रिलेटेड टू द डे टू डे operating decisions, whereas long run cost curves they are related to long range planning. So long run cost curve को planning curves भी कहा जाता है और जो short run cost curves हैं they are also called operating cost curves. Next we are going to consider the long run cost curves and we are going to show how the long run cost curve is derived. Basically we derive it from the expansion path of the firm. As you can see on screen, यहाँ पे we have three panels, that is the upper panel, middle panel and the lower panel. In the upper panel you can see the firm's expansion path जो कि हमने explain किया था production analysis में. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ISO cost lines हैं और ISO cons हैं और different जो level हैं least cost combinations के उस पे हमने जो है expansion path जो है वो draw किया है. और different ISO cons जो हैं Q1, Q2 and so on वो आप देख सकते हैं. और यहाँ से हमने जो है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व उसको डिराइव किया है. As you can see on your screen that if the firm is producing Q1 that is 1Q, तो इसमें जो है the firm is using 4 units of labor at point A. Look at point A. Upper panel में point A को अगर आप देखते हैं you will see that the firm is using 4 units of labor and 4 units of capital. That is, if the price of labor, that is wage rate, is $10 per unit and rental price of the capital is $10 again, at this point we can see that firm की जो यहाँ पे उसकी cost होगी वो होगी 10 multiplied by 4 plus 10 multiplied by 4, that is $80. ये इसकी output जो है वो $80 है. और ये point A जो है that corresponds to point A prime in the middle panel. और यहाँ पे मिडिल पैनल पे आप देख सकते हैं कि when the output is 1 unit, the cost of the firm is $80.
Similarly, we can obtain other points on the total cost curve from the upper panel. यहाँ पे आप एक और point consider कर सकते हैं. Let's say we consider point G. If we look at the point G, the isocont curve 4Q है और point G upper panel में आप देख सकते हैं कि इस point पर the firm is using 6 units of labor and 6 units of capital. और लेबर जो है दैट इज शोन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड कैपिटल इज शोन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. जबकि मिडल पैनल में आप देख सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट जो है वो प्लॉट की है और वर्टिकल एक्सिस पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को प्लॉट किया है. सो इफ यू कंसिडर पॉइंट जी इन द अपर पैनल, तो यहाँ पे जो फर्म की आउटपुट है वो होगी, अगर हम मल्टीप्लाई करें दैट इज 6L प्लस 6K दैट इज इक्वल टू, जब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 रिजल्ट होगा. और यहाँ पे आउटपुट जो है बाय यूजिंग 6 units of labor and 6 units of capital, the output of the firm is $120. और ये हम correspond कर रहे हैं. If we look at the point G prime, that is the corresponding point G prime on the total cost curve. Middle panel में आप देख सकते हैं G prime, where 4 units of output are produced. The cost is $120. When the firm produces 4 units of output, the corresponding cost of the firm is $120. Similarly, we can derive the unit cost curves from the long run total cost curve. Since we have said that the average cost, long run average cost or LAC is equal to long run total cost divided by Q. Similarly, the long run marginal cost, that is LMC, can be derived from the long run total cost curve, because long run marginal cost जो है वो क्या है, डेल्टा LTC by डेल्टा Q. तो अभी हम यहाँ पे जो पॉइंट हमने G प्राइम कंसिडर किया था या A प्राइम, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व पे, at A prime the unit of output is 1, and corresponding to this, when we divide this total cost, which is $80 divided by 1 unit, that is equal to $80. And this is shown, this point is shown on the LAC, that is the long run average cost curve, by A double prime. और इसी तरह से G prime जो हमने यहाँ पे total cost curve पे derive किया था, that is corresponding as G double prime on the long run average cost curve. तो long run average cost curve पे यहाँ पे आप देख सकते हैं that 4 units of output पे total cost जो है that is $120, and we have said that average cost is defined as total cost divided by Q. तो जब हम 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है that will be equal to $30. तो उस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G double prime जो है, which is also the point, the minimum point of the long run average cost curve. Here we can see that when the firm is producing 4 units of output, its minimum average cost is $30, जो हमने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वहाँ से डिराइव किया है. और लोएस्ट पैनल के ऊपर यूनिट कॉस्ट जो है हमने ड्रॉ किए हैं, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट. सिमिलरली जो मार्जिनल कॉस्ट के डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से डिराइव किए हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा TC बाय डेल्टा Q. दैट इज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब फर्म की आउटपुट जो है वो 1 यूनिट है तो वहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ $80. सो $80, और जब 0 यूनिट ज़ाहिर है आउटपुट होगी तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो ये वाली 0 होगी, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज़ 80 माइनस 0 $80. तो वो पॉइंट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट पे जो है कॉरस्पॉन्ड करेगा. इसी तरह से जो है रिलेशनशिप आप लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल उसी तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि हमने शॉर्ट रन में एक्सप्लेन किया था. दैट इज़ बोथ द कर्व्स आर डिक्लाइनिंग अप टू द पॉइंट वेयर द एवरेज कॉस्ट इज़ एट इट्स मिनिमम, और इसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट जब राइज करना शुरू करता है तो वो इसको कट करेगा, इसको कट करेगा जब इसका मिनिमम पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का, और इसके बाद दोनों कर्व जो हैं राइज कर रहे हैं, देन मार्जिनल कॉस्ट लाइज अबव द एवरेज कॉस्ट. और जब दोनों जो कर्व्स थे वो डिक्लाइन कर रहे थे तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व वाज लाइंग बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व.
We have defined marginal cost as change in cost associated with a 1 unit change in output. Since fixed cost जो हैं वो change नहीं होते output के साथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि fixed cost जो है उसका कोई effect जो है वो मार्जिनल कॉस्ट पे नहीं होता. ये शॉर्ट रन में हमने बात की थी और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसके साथ हमने मार्जिनल कॉस्ट को रिलेट किया था. वाई? बिकॉज हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ the total cost, and we have said that total cost can also be expressed as total fixed cost plus total variable cost. तो इसको जब हम differentiate करेंगे तो जो total fixed cost है उसका derivative क्या होगा? Since it is a constant, its derivative will be equal to 0. So इसलिए हम ये कह सकते हैं that marginal cost is the derivative of the total cost or the total variable cost. It is independent of fixed cost. تو اس طرح سے آج کا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی جو کاسٹ کی ٹرمینالوجی ہے اس کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد ہم نے شارٹ رن اور لانگ رن کاسٹ کروز جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے اور ان کو جو ہے گرافیکلی بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو. وتھ دیٹ وی کم ٹو این اینڈ آف ٹوڈیز سیشن. تھینک یو. خدا حافظ.